मानव इतिहास और सामूहिक मनस्तत्व। मानव इतिहास सामूहिक आकृति या सामूहिक मनस्तत्व के आधार पर निर्मित होता है। अतीत में इतिहास का अर्थ था किसी राजा या रानी ने कुछ दिनों के लिए राज्य चलाया, कई युद्ध संचालित किए, किसी में हार गए, किसी में जीत गए, कहीं शत्रु पक्ष की हत्या की और कहीं खुद ही मरे। इन्हीं की घटनावली। किंतु आज इतिहास के संबंध में धारणा संपूर्णतः अलग है। आजकल इतिहास का तात्पर्य केवल राजों महाराजाओं का इतिहास नहीं समझा जाता। इतिहास का तात्पर्य साधारण लोगों का इतिहास भी लिया जाता है। जनसाधारण की ऐशना, आकृति, मनोजागतिक विचारधारा, ये सभी इतिहास के आलोच्य विषय है। सुप्राचीन समाज में नारी पुरुष को समानाधिकार प्राप्त था। परावर्ती काल में समाज में नारियों का महत्व बढ़ जाने के कारण एक नए प्रकार की समाज व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिसे कहा जा सकता है मातृगत और मातृप्रधान समाज व्यवस्था। और भी परावर्तित काल में दैहिक शक्ति का महत्व अन्य शक्तियों की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। स्वभावतः ही नारी की उपेक्षा पुरुष की शारीरिक शक्ति अधिक होने के कारण उनका महत्व बढ़ गया। इसी के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार की समाज व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिसे कहा जा सकता है पितृगत और पितृप्रधान समाज व्यवस्था। किंतु आज के युग में लोग सोचते हैं कि बौद्धिक शक्ति की तुलना में शारीरिक शक्ति का महत्व कम है। अतीत में लोग एक हथौड़ी चलाने में प्रचुर शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते थे, परंतु आज एक विद्युत हथौड़ी किसी लोहे की हथौड़ी की तुलना में 100 गुनी अधिक शक्तिशाली है और बिजली की किसी हथौड़ों को एक अति साधारण इलेक्ट्रिक स्विच दबाकर चलाया जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि आज बौद्धिकता का महत्व बढ़ गया है। अब प्रश्न है कि नारी जाति का जागरण आएगा कैसे? भविष्य के संबंध में यहाँ कतिपय बातें बताना जरूरी समझता हूँ। नारी जागरण के फलस्वरूप आने वाले दिनों में नारी पुरुष के समानाधिकार आएंगे। कोई किसी से छोटा या किसी से बड़ा नहीं समझा जाएगा। अनागत दिनों में भी जिसे सर्वाधिक महत्व प्राप्त होगा वह है बौद्धिक प्राखर्य, और वह प्रखर बुद्धि केवल पुरुषों या केवल महिलाओं को एक तरफा मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जिसे भी यह बौद्धिक प्राखर्य मिलेगा समाज में वही प्रतिष्ठा लाभ करेगा। निश्चय ही इस मामले में सबों में बुद्धि प्राखर्य समान नहीं होगा। सामूहिक मनस्तत्व की बुनियाद पर इतिहास रचित होता है। राजतंत्र के दिन लग चुके। राजतंत्र के उस गौरवोज्वल युग में राजा या रानी ही इतिहास का केंद्र बिंदु हुआ करते थे और इतिहास से तात्पर्य लिया जाता था राजा महाराजाओं का इतिहास। परावर्ती काल में इतिहास बन गया मंत्रियों आमात्यों का इतिहास। अब जल्द ही वैसे दिन आ रहे हैं जब जन सामान्य से संबंधित इतिहास रचित होगा। राजतंत्र के युग में कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि राजा रानियों को छोड़कर इतिहास लिखा भी जा सकता है। आज भी जहाँ राजतंत्र नहीं है वहाँ भी सरकारी भवनों को राजभवन कहा जाता है। राजा शब्द के जादू से लोग अभी भी अपने को पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए हैं। किसी शहर में देखा था, साइन बोर्ड पर लिखा था राजानुकूल अस्पताल, जिसका अर्थ है
सरकार संचालित अस्पताल। उन दिनों दीवान खास में राजा और अमीर उमराव लोगों को प्राधान्य मिलता था। आजकल सरकारी कर्मचारियों को प्राधान्य है, इसीलिए नए शब्द सेक्रेटरिएट शब्द का उद्भव हुआ है। उसी प्रकार साधारण लोगों के बीच एक नई चेतना जगेगी, साथ ही जनसाधारण के बीच शक्ति बुद्धि का प्राखर्य भी आएगा। उसी के परिणाम स्वरूप इतिहास लिखने की धारा बदल जाएगी। वस्तुतः एक नए ढांचे का इतिहास कुछ दिन पहले से ही बदलना आरंभित हो चुका है, भविष्य में और होगा। याद रखो, तुम लोग मनुष्य के समाज में कोई भी अपाक्तेय नहीं हो। यहाँ तक कि 100 वर्षों की अति वृद्धा विधवा महिला जो है, उसके भी जीवन का मूल्य अपरिसीम है। इस विश्व सभा में वह भी वर्जनीय नहीं है, वह भी तुच्छ नहीं है। हम लोग उसका उपयुक्त मूल्यांकन कर नहीं सके हैं, जिस कारण हम लोग सोचते हैं कि वह शायद धरती की बोझ है। ऐसा सोचना हमारी ही बुद्धि की स्वल्पता का नमूना है, उसका दोष नहीं है। इसी प्रकार सभी के पीछे एक ऐतिहासिक प्रयोजन है। उसे जानने के लिए हम नहीं सोचते यह प्रयोजन क्या है। उसे खोज निकालने के लिए यदि सोचते तो समझ में आता। हर मामले में पृथ्वी के हर एक छोटे छोटे ऊह अवहों के पीछे यही चीज़ है। हम लोग यदि गहराई से सोचे, गहराई से देखें, इतिहास को खोजने की चेष्टा करें तो देखेंगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सभी कुछ भविष्य की एक विराट संभावना लेकर घटित होता जा रहा है। इस विश्व का कुछ भी महत्वहीन नहीं है, किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। अणु परमाणुओं को एक समय बहुत क्षुद्र और महत्वहीन समझा जाता था, किंतु आणविक बम के आविष्कार के बाद से लोग उसी अणु को भावपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। सही तरीके से कोई नहीं जानता कि किस चीज़ के अंदर किस प्रकार की संभावना निहित है। गंभीर गवेषणा के बाद ही किसी वस्तु की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में मनुष्य एक सम्यक धारणा बना पाता है। इस संसार में सभी एक ऐतिहासिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए आते हैं, इसीलिए आनंद मार्ग का भी आविर्भाव किसी ऐतिहासिक उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए हुआ है। उन दिनों मेरी उम्र बहुत कम थी, बहुत दिन हुए भी। उस समय जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े किस्म का अविचार चल रहा था। संगीत में, साहित्य में, सिनेमा में सामाजिक अवक्षय के स्पष्ट चिन्ह उजागर हो रहे थे। सर्वत्र व्यापक शोषण जारी था। साम्राज्यवादी शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, ऐसे कितने प्रकार के शोषण चल रहे थे। समाज में नारियों की अवस्था बहुत ही खराब थी। कुछ दिन पहले तक नारियों को राजनैतिक मताधिकार नहीं था। प्राचीन बिहार के वैशाली में जो लिच्छवी प्रजातंत्र प्रचलित था, वहाँ नारियों को वोट देने का अधिकार था। आज से प्राय 2500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रजातंत्र था, यह लिच्छवी प्रजातंत्र। किंतु वे प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकती थी। सर्वत्र ही नारियों के अधिकार को संकुचित करने की एक प्रवणता थी। किसी भी देश में कानून की दृष्टि से नारी को समान अधिकार प्राप्त नहीं था। मात्र सांप्रत काल में कुछ
संघर्षों के बीच नारियों ने थोड़े अधिकार अर्जित किए हैं। कुछ शोषक पुरुष, सभी पुरुष शोषक नहीं थे, उनमें से अनेक पर्याप्त विवेकवान थे, चाहते थे कि नारियों का शोषण हो। वे ही नारी समाज को स्वाधीनता प्रदान करने को तैयार नहीं थे। वे सोचते थे कि नारियां मुक्ति मोक्ष की अधिकारिणी नहीं हैं। उनके मतानुसार नारियों को केवल पुरुषों की दासता करना उचित था। नारी यदि मुक्ति मोक्ष चाहे तो उन्हें समाज में पुरुष बनकर जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वे मुक्ति मोक्ष लाभ करेगी। सोचो तो, इन पुरुषों की उद्धतता और दुष्ट बुद्धि कैसी थी। उन्होंने नारी समाज के मन में स्थायी तौर पर हीन मान्यता का बोध जगाकर नारियों के शोषण के कितने सैकड़ों उपाय नहीं खोज निकाले। आज उनकी सारी दुर्बुद्धि के मुखौटे खुल गए हैं। नारी शोषण के और भी भूरी भूरी उदाहरण हैं। फ्रांस के कानून के अनुसार महिलाओं को सिंहासन पर आरोहण का अधिकार नहीं था। मनु के युग में पतिगण पत्नियों को जूतों से मारते थे, किंतु आज की तारीख में लोग इस पर क्षुब्ध होकर जोरदार विरोध करेंगे। सामूहिक मनस्तत्व में एक द्रुत परिवर्तन आ रहा है। मनुष्य के समाज में दैहिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का मूल्य बढ़ता जा रहा है, और बुद्धि केवल मुट्ठी भर लोगों के बीच नहीं, सामूहिक जीवन में भी बढ़ रही है। इसीलिए यह परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन और होगा, और भी त्वरान्वित होगा। अभिमत 7वां खंड।